डियर फ्रेंड्स, एसके साइंस वर्ल्ड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एवं आईटीएम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तरंग गति एवं इसके अनुप्रयोग यानी वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन की बात करेंगे कि वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन से क्या इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक हैं। इस टॉपिक पर पूरी चर्चा हम करेंगे यानी पूरी अध्ययन करेंगे। यानी अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड का डिप्लोमा अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड का जो फर्स्ट यूनिट है, इस फर्स्ट यूनिट का आज हम चौथा लेक्चर अपलोड कर रहे हैं, जिसमें चैप्टर का नाम है तरंग गति एवं इसके अनुप्रयोग यानी इंग्लिश में वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन है। इसका जो टॉपिक है, इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे तरंग संबंधी परिभाषाएं कि तरंग के संबंधी कुछ ऐसी परिभाषाएं हैं जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तरंग संबंधी कुछ परिभाषाएं जैसे आयाम दे दिया, काल दे दिया, आवृत्ति दे दिया, काला दे दिया एवं तरंग दैर्घ्य दे दिया, तरंग वेग दे दिया, तरंग कण दे दिया, ऐसे कुछ टॉपिक्स होंगे। आयाम को इंग्लिश में एम्पलीट्यूड कहेंगे, एम्पलीट्यूड के नाम से जानेंगे। अब आवर्तकाल यानी आवर्तकाल को टाइम पीरियड के नाम से जानेंगे, आवृत्ति को फ्रीक्वेंसी के नाम से इंग्लिश में जानेंगे, कला को फेज से जानेंगे और तरंग दैर्घ्य को वेवलेंथ से जानेंगे। और तरंग वेग को और तरंग कण को और तरंग वेग को हम लोग वेव यानी वेव्स के नाम से ही जानेंगे, वेव के नाम से ही हम लोग इसे जानेंगे। तो कोई आपसे ऐसे क्वेश्चन उठा दिया कि आयाम किसे कहते हैं यानी एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं, तो पूरी चर्चा इस पे हम करेंगे। देखते हैं डियर फ्रेंड्स कुछ फिगर के अनुसार कि आयाम क्या होता है, फिगर के अनुसार समझते हैं। इसको मैं कुछ पल के लिए इरेज कर रहा हूं, मिटा रहा हूं, ताकि आप लोगों को यहां से मैं यानी अस्थायी पूर्ण रूप से समझा सकूं। डियर फ्रेंड्स, हमारी जो एक प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी तरंग है या तरंग के पार्टिकल हैं, वो ऑलरेडी मोशनल होते हैं, गतिमान होते हैं, लेकिन किस टाइप में मोशनल होते हैं उसकी पूरी व्याख्या करते हैं। देखते हैं, देखना बाबू, इसको हम मानेंगे विस्थापन, इसका नाम रखेंगे विस्थापन, और इस स्थिति को हम मानेंगे जैसे एक्स एक्सिस मानते हैं, इसे हम साम्यावस्था मानेंगे, साम्यावस्था, इसका नाम रखेंगे साम्यावस्था। उसके बाद हम लोग आयाम पढ़ेंगे, जैसे देखो ध्यान से, इसका नाम हम पूरा रख दिए विस्थापन और इस स्टेज को नाम रख दिया यानी एक्स एक्सिस को हमने रख दिया साम्यावस्था। अब हम रस्सी वगैरह हिलाते थे, यानी कल के वीडियो में हमने बताया था रस्सी वगैरह हिला रहे थे, मसल पट्टी खींच रहे थे, तार को खींच रहे थे, एक तरफ बढ़ रहा था। ऐसी बहुत से उदाहरण हम आप लोगों को एक्स तरंगे, गामा तरंगे और भी तरंगों के बारे में विवेचना कर चुका हूं, पूरी चर्चा कर चुका हूं। लेकिन अब उसके डिफिनीशंस यानी वो तरंगे जो प्रोपिगेट करती हैं उसके डिफिनीशंस की बात करेंगे कि कभी भी तरंग अगर जो गति करता है यानी वेव अगर जो मोशनल होता है, गतिमान होता है, तो ऑलरेडी वो अल्टरनेटिंग मोशन करता है, प्रत्यावर्ती गति करता है। प्रत्यावर्ती गति करते हैं यानी तरंग जब गति करता है या कोई पार्टिकल अगर जो गति करता है तो वो ऑलरेडी कैसे गति करता है, अल्टरनेटिंग गति करता है, प्रत्यावर्ती गति करता है। तो प्रत्यावर्ती गति को हम ऐसे बना देते हैं, इस फिगर को बना दिया। याद रखिएगा, इस गति को हम कहते हैं प्रत्यावर्ती गति, हमेशा याद रखिएगा कि इसको नाम रखते हैं इंग्लिश में अल्टरनेटिंग वेव मोशंस कहेंगे और हिंदी में इसे प्रत्यावर्ती गति कहेंगे। ऊपर का जो हिस्सा होता है इसका नाम होता है स्ट्रिंग, इसका नाम होता है स्ट्रिंग, और नीचे का जो हिस्सा होता है इसका नाम होता है गर्भ, इसका नाम क्या होता है गर्भ। ऊपर का नाम स्ट्रिंग, नीचे का नाम क्या होता है गर्भ। यानी इस स्टेज का नाम होता है साम्यावस्था, हमने रख दिया। साम्य का मतलब होता है विरामावस्था, विरामा स्टैटिकल पोजीशन, स्टैटिकल पोजीशन इंग्लिश में स्टैटिकल पोजीशन, विरामावस्था। ऊपर के हिस्सा पॉजिटिव होते हैं, नीचे के हिस्सा निगेटिव होते हैं। तो हम कहेंगे ऐसे कि किसी भी माध्यम के कण, एनीवन माध्यम के कण, अगर जो माध्यम के कण हैं अपनी साम्यावस्था से जितना अधिक विस्थापित हो जाता है,
अपनी साम्यावस्था से जितना अधिक ऊपर और जितना अधिक नीचे विस्थापित हो जाता है, इसी विस्थापन को आयाम कहते हैं। याद हो गया होगा, आशा करता हूं कि ये बात समझ में आ गई होगी कि कोई भी किसी भी तरंग यानी कोई भी तरंग या उनके माध्यम के कण अपनी साम्यावस्था से जितना ही अधिक ऊपर या नीचे विस्थापित हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। इसका नाम क्या होता है बाबू? एम्पलीट्यूड कहते हैं। ऊपर विस्थापित हुआ या चाहे नीचे विस्थापित हुआ, इसको हम क्या कहेंगे? आयाम कहेंगे। अब अगली स्टेप में आयाम की कंडीशन क्या होती है, यानी विस्थापन का ही, इसी विस्थापन को ही हम लोग क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। अब आयाम में हमारी क्या क्या कंडीशन होते हैं? कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी तरंग के पार्टिकल का अगर जो आयाम बढ़ा दें, आयाम के मान में वृद्धि कर दें, तो विस्थापन के मान में क्या होता है? वृद्धि हो जाता है। तथा इनके कोणीय वेग में भी क्या होते हैं? परिवर्तन। हमेशा देखिएगा इमोशनल होता है तो इनकी जो एंगल होते हैं हमेशा इंटरचेंज होते रहते हैं। मान लीजिए यहाँ से एक पार्टिकल मोशनल किया, गतिमान हुआ, तो गतिमान होते ही एक पार्टिकल यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, तो इनकी वेग में क्या होता जाता है? परिवर्तन होता जाता है। जब वेग में परिवर्तन होगा तो इनके कोण में भी क्या होते हैं? परिवर्तन होते जाते हैं। जितना अधिक एक कण ऊंचाई पर पहुंचेगा, जितना अधिक एक कण ऊंचाई पर पहुंचेगा, उसका आयाम उतना ही अधिक बढ़ता चला जाएगा और उसका विस्थापन भी उतना ही अधिक क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा। लेकिन अब कहेंगे, यानी हमने बता दिया कि एक कण है, गतिमान हुआ, ऊपर की तरफ जितना अधिक गया, विस्थापित हुआ, आयाम उतना अधिक बढ़ा और उसका कोणीय वेग उतना अधिक क्या होता है? उतना उसमें परिवर्तन होती जाती है। उसके जो कोण में होते हैं, यानी कोण में भी क्या होता है? परिवर्तन होता है। बट उसके आवर्तकाल के मान में भी क्या होता है? परिवर्तन होता है। मान लीजिए एक पार्टिकल इतना ही में घूम के चला आया और एक पार्टिकल गया कुछ ऐसे में घूम के आ रहा है, कुछ ऐसे में घूम के आ रहा है, कुछ ऐसे इस टाइप से घूम के आ रहा है। अब देखेंगे बाबू कि इनके आवर्तकाल में भी क्या होता है? परिवर्तन। आवर्तकाल के मान में परिवर्तन। आवर्तकाल का मतलब एक कंपन, देखो यहाँ से चलना स्टार्ट किया है, एक तरंग का कण ऐसे ऐसे यहाँ गतिमान हुआ है, तरंग का कण ऐसे से चलना स्टार्ट हुआ, ऐसे से गतिमान हुआ, तो एक चक्कर लगा लिया, यहाँ से चला और यहाँ आया, एक चक्कर लगा लिया। जब एक चक्कर लगा लिया, एक चक्कर लगाने को कहेंगे एक कंपन कर लिया, एक कंपन कर लिया, तो एक कंपन में लगे समय को क्या कहेंगे? आवर्तकाल कहेंगे। एक चक्कर लगाने में या एक कंपन करने में लगे समय को आवर्तकाल कहेंगे। तो अगर जो नीचे रहेगा, विस्थापन नीचे रहेगा तो आवर्तकाल कुछ और होगा, अगर और ऊपर रहेगा तो आवर्तकाल कुछ और होगा। तो कह देंगे कि इसके आवर्तकाल में क्या हो जाएगी? यानी विस्थापन बढ़ाते ही, आयाम बढ़ाते ही आवर्तकाल में क्या होगी? वृद्धि। आयाम घटाते ही आवर्तकाल में क्या होगी? कमी। अब अगला कंडीशन कहेंगे कि देखो अब तरंग दैर्ध्य अपरिवर्तित रहता है। देखिए ये बात कह रहा है कि तरंग दैर्ध्य अपरिवर्तित, यानी इंग्लिश में बोलेंगे वेवलेंथ इंटरचेंज होता रहता है। वेवलेंथ का होता है इंटरचेंज। अब सोच रहे होंगे कि वेवलेंथ किसे कहते हैं, तरंग दैर्ध्य किसे कहते हैं? तो तरंग दैर्ध्य का परिभाषा हम यहाँ दिए हैं, अभी समझ लीजिएगा। तरंग दैर्ध्य देखो, दो श्रृंगों अथवा दो गर्तों, देखना ध्यान से, देखो हाई श्रृंग है, या हाई श्रृंग है, या हाई श्रृंग है, एक हाई गर्त है, दोनों गर्त है। ये श्रृंग है, ये श्रृंग, ये गर्त है, गर्त है। कह दीजिएगा दो गर्तों अथवा दो श्रृंगों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। दुश्रृंग अथवा दो गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य, यानी लेमडा कहते हैं। इसका नाम क्या होगा? लेमडा कहते हैं। ध्यान से देखना बाबू, अगर जो है नीचे ही से कड़ा गया, ऐसे यहीं से चला आया और यहीं से मुड़ के चला गया, तो इसका उच्छिष्ट यही बना, इसका श्रृंग यहाँ बना। लेकिन यह कण है, थोड़ा सा तेजी से बढ़ा दिया तो यहाँ चला आया और उसका उच्छिष्ट उसी के सामने बन रहा है, उसी के सामने बन रहा है, उसी के सामने बन रहा है। तो उच्छिष्टवा में यानी आयामवा में हमारा परिवर्तन खाली ऊपर तक जा रहा है, आयाम में परिवर्तन हो रहा है।
इनमें ये यहाँ घिसक के नहीं आ रहा है, यहाँ घिसक के नहीं आ रहा है, यहाँ घिसक के नहीं आ रहा है, खाली का है ये अपने सेंटर से सीधे ऊंचाई पर है, ये सीधे ऊंचाई पर है। तो कहेंगे कि इस हेकरे और हेकरे विस्थापन में कोनो परिवर्तन नहीं होता है, नहीं परिवर्तन होता है। तो जब परिवर्तन नहीं होता तो इन्हीं के बीच की दूरियों को हम क्या कहते हैं, तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तो इसलिए टॉपिक में लिखे हैं तरंग दैर्ध्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आपको पूछे कि आयाम कौन सी राशि है, तो आप कहिएगा कि सदिश राशि है। आयाम एक प्रकार की सदिश राशि है और इसका मात्रक क्या होता है, मीटर। देखो कैसे सदिश राशि है, ये सीधा चला जाएगा, सीधा एक रेखा इसे खींच दिए और एक घुमा के रेखा खींच दिए तो हर देखो है जो घूम गया वो अदिश राशि है, जो सीधा है सदिश राशि। तो जैसे जैसे वृद्धि हो रही है उसका होगा आयाम होगा, और आयाम सीधा है, सीधा है तो क्या कहेंगे, सदिश राशि है। और इसका मात्रक का होगा मीटर, इसका मात्रक मीटर, क्योंकि है दूरी है, विस्थापन है, अब विस्थापन का मात्रक मीटर होता है तो कह दीजिएगा आयाम का मात्रक का होता है मीटर होता है। अब अगले स्टेप की बात करते हैं कि आवर्तकाल किसे कहते हैं। हम शुरू में बताए हैं कि तरंग का कोई भी कण या माध्यम का कोई भी कण एक कंपन पूरा कर लेगा, है एक कंपन यानी एक चक्कर लगा लेगा, लगाने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। इसे कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। आवर्तकाल को किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं, यानी एक चक्कर लगाया, लगाने में लगा समय आवर्तकाल कहलाया। अब देखो कंपन की संख्या यानी एक कंपन की संख्या, एक कंपन की संख्या में लगे समय को आवर्तकाल। दूसरा आवर्तकाल बढ़ने पर अगर जो है गोलवा बढ़त चली जा, है गोलवा बढ़त चली जा, है गोला अगर जो बढ़त चली जा, यानी कह देंगे जब गोला बढ़ा तो समय बढ़ा, समय बढ़ा, गोला बढ़ा तो समय बढ़ा। जब समय जैसे जैसे बढ़ने लगेगा उसका वेग, उस कण का वेग का होगा घटने लगेगा, वो धीरे धीरे चलने लगेगा। समय मान रहे तुम 10 किलोमीटर दूरी तय कर रहे हो, 10 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हो, एक बार 5 मिनट में गए, एक बार 20 मिनट में गए, तो एक बार 20 मिनट में जब जा रहे हो तो समय अधिक लगा, वेग घटा होगा, और जब 5 मिनट में तय कर रहे हो समय कम लगा, वेग बढ़ा होगा। तो इसे देखो एक कणा जो है जब यहाँ चल रहा था, यहाँ चल रहा था, खाली यह पथ पर चल रहा था तो समय कम लग रहा था, कंपनों की संख्या क्या हो रही थी, अधिक हो जा रही, बहुत तेजी से फास्ट ही घूमी जा रहा, फास्ट चक्कर लगा ले रहा था। लेकिन यही त्रिज्या अगर जो बढ़ा दिया जाए, इसे बढ़ता चला जाए, दूरियां बढ़ता चला जाए, तो इसका वेग में क्या होगा, परिवर्तन होगा, वेग में परिवर्तन होता चला जाएगा, यानी वेग का होता जाएगा कम, भाई कम लगेगा। तो इसीलिए लिखे आवर्तकाल बढ़ने पर कोणीय वेग का होता है, घटता है, और आवृत्ति की संख्या भी क्या होती है, घटती है। भाई अधिक समय लगेगा तो कम चक्कर लगा पाएगा, अब कम समय लगेगा तो अधिक चक्कर लगा पाएगा। जब कम समय लगेगा तो अधिक चक्कर लगाएगा, और जब अधिक समय लगेगा तो कम चक्कर लगाएगा, उल्टा हो जाता है एकदम। ध्यान से देखिए, आवृत्ति की संख्या भी कहा जाती है, घटती है। एक आवर्तकाल बराबर, यानी एक आवर्तकाल, एक चक्कर लगाने में लगा समय जो है आवर्तकाल हुआ। एक चक्कर में हेहर 180 डिग्री और हेहर 180 डिग्री। एक आवर्तकाल में कितना डिग्री कोण बनाता है, 360 डिग्री कोण बनाता है। एक आवर्तकाल कितने डिग्री कोण बनाता है, 360 डिग्री का। अब किस पर डिपेंड करता है, इसका नाम ओमेगा है, कोणीय वेग पर डिपेंड करता है कि जैसे जैसे हमारा कोणीय वेग के मान में अगर हम वृद्धि कर दें तो आवर्तकाल के मान में क्या होता है, कमी हो जाती है। अगर हम वेग में कमी कर दें तो आवर्तकाल के मान में क्या होती है, वृद्धि। यानी समय बढ़ा दें तो वेग घट जाएगा, अगर जो वेग बढ़ा दें तो समय घट जाएगा, ऐसा कंडीशन होता है। यानी आवर्तकाल बढ़ा दें तो कोणीय वेग घट जाएगा, अगर कोणीय वेग घटा तो कोणीय वेग बढ़ा दें तो आवर्तकाल का होता है, घट जाता है। तो आप याद रखिएगा एक आवर्तकाल में 360 डिग्री का एंगल, ठीक। इनके बीच एक और रिलेशन होता है, एक और संबंध होता है, n = 1/t, जहां n क्या होता है, आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, और t क्या होता है, आवर्तकाल होता है। n बराबर 1/t, और t की वैल्यू हमने 2π/ओमेगा रखा है, तो t के जगह अगर जो हम 1/2π/ओमेगा लिख दें तो ओमेगा पलटी खा जाएगा, तो होगा ω/2π।
2 पाई, यानी n बराबर ओमेगा बटे 2 पाई, यानी निकलेगा n बराबर ओमेगा बटे 2 पाई। जहां पर n के मान बढ़ाएंगे तो ओमेगा का मान क्या होगा, बढ़ेगा। यानी आवृत्ति अगर हम बढ़ाएं, आवृत्तियों की संख्या में हमें वृद्धि करनी हो तो कोणीय वेग में हमें क्या करना पड़ेगा, वृद्धि करनी पड़ेगी। आवृत्ति के मान में वृद्धि तो कोणीय वेग के मान में वृद्धि। अब देखो आवर्तकाल क्या है, आवर्तकाल एक अदिश राशि है, इसका मात्रक जो होता है, आवर्तकाल का मात्रक सेकंड होता है, यानी समय का मात्रक सेकंड होता है। अब आते हैं आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, आवृत्ति किसे कहते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, एक सेकंड में माध्यम के कणों के द्वारा किए गए कंपनों की संख्या जैसे हिल जाने की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। एक सेकंड में कोई तरंग है या तरंग के कण है, जितनी बार कंपन कर लिया उसी कंपनों की संख्या को क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब देखो आवृत्ति क्या होती है, वेग बढ़ने पर आवृत्ति में वृद्धि होती है, यानी जैसे स्पीड बढ़ाएंगे उतना तेजी से झनझनाएगा। बाइक का एक्सीलेटर जैसे हटते हैं उतना तेजी से वाइब्रेशन करता है। अगर जो 2 खंभों के बीच में अगर रस्सी बांधा हुआ, जितना तेजी से खींच के छोड़ोगे वैसे तेजी से झंझनाहट उत्सर्जित करता है। तो आप याद रखिएगा, जैसे तुम वेग बढ़ाए आवृत्ति में वृद्धि, वेग बढ़ाए आवृत्ति में वृद्धि। बट आवर्तकाल में क्या होता है, आवर्तकाल अपरिवर्तित यानी परिवर्तित रहता है, आवर्तकाल घटता बढ़ता। जैसे माने एक बार खींच दिए, डोरी को खींच दिए, 2 खंभों के बीच बंधा हुआ है, हाथ से बंधा हुआ है, खींच दिए तो ऐसे यानी झनझनाते क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। शांत क्यों होगा, क्योंकि उनके बीच जो केग पहले जब खींच रहे थे ऊंचे वाला था, फिर हम स्लो होते गए, एक समय ऐसा रुक जाएगा, यानी जो डोरा था वो रुक जाएगा। रुकेगा क्यों, क्योंकि उसका आवर्तकाल यानी कंपनों की संख्या की जो त्रिज्या होगी, जो विस्थापन होगा, जो आयाम होगा, घटता चला आएगा। और जब आयाम घटेगा तो आवर्तकाल बढ़ेगी, आवर्तकाल जब बढ़ेगा तो आयाम घटेगा, जब आयाम घटेगा तो हम कह देंगे आवर्तकाल में परिवर्तन होगा। तो आप साफ याद रखिएगा, आवृत्ति में क्या होती है, आवृत्ति अगर जो हमारी बढ़ रही है तो आवर्तकाल में क्या होता है, परिवर्तन होता है। इनके बीच मैंने रिलेशन दिया है, यहाँ पर रिलेशन दे दिया है, यानी इक्वल 1/t की रिलेशन होती है। अगला चीज समझते हैं कला, अगला बात समझते हैं कला किसे कहते हैं। तो आप याद रखिएगा, माध्यम के प्रत्येक कण 2 तरह से गति करते, एक स्लिंग यानी एक वर्टिकल स्टेट पर और एक हॉरिजॉन्टल स्टेट पर, क्षैतिज अक्ष पर और ऊर्ध्वाधर अक्ष पर गति करते हैं, जिसको बोला जाता है अनुदिश गति। देखो माध्यम के जो कण यानी जो भी तरंग के जो भी कण हैं, वो ऑलरेडी कण हमेशा अल्टरनेटिंग मोशन करता है, प्रत्यावर्ती गति करता है। इस प्रत्यावर्ती गति को ही हम लोग क्या कहते हैं, स्लिंग और गर्त के रूप में जो गति करता है, इसी गति का नाम ही होता है कला। जब 2 कलाएं आपस में बराबर होती है, यानी ऊपर वाला उच्चिष्ट या नीचे वाला उच्चिष्ट जब आपस में बराबर होती है तो इनको बोला जाता है समान कला, इनका नाम होता है समान कला। अगला स्टेप यानी समान कला। देखो जब हमारी कलाएं बराबर होती हैं, यानी कलांतर तब क्या हो जाता है, शून्य होती है। यानी दो श्रृंगों की ऊंचाइयां अगर जो बराबर होती हैं, आयाम बराबर होते हैं, तो उनके बीच जो फेज डिफरेंस मिलता है, इसे फाई से प्रतिनिधित फेज डिफरेंस मिलता है, वो कितना मिलता है, 0 का मिलता है। यानी फेज डिफरेंस, श्रृंग अगर श्रृंग का मान बराबर तो कलांतर शून्य, अगर जो श्रृंग का मान कम बेसी है तो उसमें जो कला होगी वो कला का मान क्या होता है, परिवर्तित रहता है। अब देखो अगला चीज तरंगदैर्घ्य किसे कहते हैं, जिसके बारे में हमने पहले ही बता दिया है कि 2 श्रृंगों के बीच की दूरी को ही हम लोग क्या कहते हैं, तरंगदैर्घ्य कहते हैं। 2 श्रृंग है, उन 2 श्रृंगों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तरंगदैर्घ्य कहते हैं। हम इसका डिफिनेशन लिखे, माध्यम के किसी भी कण के एक पूरे समय में यानी एक कंप्लीट चक्कर में तरंगों के द्वारा चली गई दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं।
यानी माध्यम के किसी भी कण को एक पूरे समय में यानी एक कंप्लीट चक्र में तरंगों के द्वारा या उनके कणों के द्वारा चली गई दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। इसका नाम क्या होता है? तरंग दैर्घ्य। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? लेम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तरंग दैर्घ्य को लेम्डा से प्रदर्शित करते हैं। इनका जो संबंध होता है, इनका जो संबंध होता है चाल और आवर्तकाल के गुणनफल, यानी चाल और आवर्तकाल होता है। आवर्तकाल ऐसे बोल सकते हैं लेम्डा बराबर v इंटू टी, इनका रिलेशन होता है। तरंग दैर्घ्य का ए रिलेशन होता है, लेम्डा बराबर v इंटू टी का रिलेशन होता है, v इंटू टी का रिलेशन। ठीक, तो ये सब बात समझ, जहां पर v क्या होगा? वेग, t टाइम, लेम्डा तरंग दैर्घ्य होगा। ये सभी बात आप लोगों को आशा करता हूं लगभग में समझ में आ गया होगा। अब इस वीडियो को यानी सेंड कर दें, इतना ही। थैंक्स वॉचिंग माय वीडियो।